गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेज जालोर। रोजाना की तरह आज का अपना एक लेक्चर सेल बायोलॉजी के ऊपर सेल मेम्ब्रेन को लेकर के है। इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी में जो लेक्चर्स रिप्रेजेंट किए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उन सब के डिस्क्रिप्शन, उन सब के जो है वेल डेवलप डायग्राम और साथ ही साथ उन सब के डिफरेंस के बारे में था। उसके बाद में फिर हमने एक लेक्चर सेल वॉल को लेके बनाया था कि प्लांट की सेल वॉल किस टाइप की होती है, क्या होती है। आज का अपना जो लेक्चर है वो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को लेके है कि सेल की मेम्ब्रेन्स को लेके क्या क्या बातें होती है। तो उसको हम एक डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं। देखो, ये आपके पास एक डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन का। प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आपको ब्लू कलर के प्रोटीन दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इन सब स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन है। इनमें से ऐसे प्रोटीन जो इस मेम्ब्रेन के, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसके ऊपर, यानी कि इस मेम्ब्रेन के, ये जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है ये वाली, इसके बाहर की तरफ जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो अंदर की साइड पाए जाते हैं उनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसे भी है जो बीच में इस टाइप से सुरंग की तरफ पड़े रहते हैं, वो है चैनल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। तो एक्सट्रैक्शंस के आधार पर अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं। कुछ प्रोटीन जो बाहर की तरफ होते हैं, कुछ प्रोटीन जो अंदर की तरफ होते हैं, कुछ प्रोटीन जो इंटीग्रल्स होते हैं, जो होते तो अंदर की तरफ है लेकिन वो आउटसाइड जो है वो फैले रहते हैं। उसके बाद में इसके अलावा फंक्शंस के आधार पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई तरह के प्रोटीन्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक प्रोटीन आपको ये दिख रहा है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में है, यानी ये प्रोटीन प्लस शुगर के साथ में है, ठीक है। और उसकी वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन, ये फीडिंग, ये जो है सुरक्षा में मदद करता है। इसके अलावा जो है और भी कई तरह के प्रोटीन्स देखने को, येलो कलर की स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिल रही है, ये स्ट्रक्चर जो है वो लिपिड कहलाते हैं, जिसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेन चीज है, मेन जो लेयर बनाने का काम है वो यही कर रही है। तो ये हमने एक छोटा सा मॉडल बताया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके बारे में मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के शुरुआत करते हैं सबसे पहले, तो हम उसकी डिस्कवरी को लेके करते हैं। हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आती है डिस्कवरी। डिस्कवरी की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? स्वान ने की थी। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी भी दी थी, जिनका नाम था स्वान। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी के बाद में नाम किसने दिया था? कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको नाम दिया था? तो मेनली जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया वो थे नेगेली और क्रेमर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम दिया, यानी इनको हम मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। एक साइंटिस्ट है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन कहा था, सॉरी बायो मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन कहा, यूनिट मेम्ब्रेन क्या नाम दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। जनरली रॉबर्टसन ने जो इस मेम्ब्रेन को नाम दिया वो एक्चुअल में दिया था यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस साइंटिस्ट ने बताया था? वो बताया था रॉबर्टसन। बायो मेम्ब्रेन कहने वाले और भी दूसरे साइंटिस्ट थे, जैसे फेफर वगैरह थे। फेफर ने इनको जो नाम दिया था वो बायो मेम्ब्रेन नाम दिया था, फेफर। एक साइंटिस्ट आए फेफर, जिन्होंने इनको नाम दिया बायो मेम्ब्रेन। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए प्लॉव। प्लॉव नाम के साइंटिस्ट है और इन्होंने इसको नाम दिया प्लाज्मा लीमा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और अलग अलग तरह से इनको नाम देते हैं, ठीक है।
रॉबर्टसन ने इनको यूनिट मेम्ब्रेन नाम इसलिए दिया क्योंकि इनका कहना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेल के चारों ओर नहीं होती, ये सेल के साथ साथ जो है वो ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, न्यूक्लियस वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है। इट मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट इज बाउंड्री ऑफ सेल, इवन इट मेक बाउंड्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या दिया, यूनिट मेम्ब्रेन, यानी इट मेक यूनिट ऑफ एवरीथिंग। ये हर चीज के लिए जो है बना, हर चीज हर ऑर्गेनेल्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फेपर ने इनको बायो मेम्ब्रेन नाम दिया था। फेपर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑस्मोसिस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने कहा था कि वाटर जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि ऑस्मोसिस तभी होगा जब एक मेम्ब्रेन आएगी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आएगी, बिना मेम्ब्रेन के ये ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। एंड ऑस्मोसिस इज अ इवेंट is a phenomena which found only in living cell. It means it is a living membrane which is helpful in crossing of this water from high to low concentration. It means plasma membrane act as a living system. इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। प्लोव नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्लाज्मा लीमा कहा। उन्होंने कहा कि एक लेयर है जो सेपरेट करती है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट को। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के जनरल जो डिस्क्रिप्शन आता है वो ये सारा का सारा आता है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर, ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जनरल डिस्क्रिप्शन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने क्या बात बताई। ठीक है, अब इसके बारे में अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर्स की बात करते हैं। ठीक है, कि नेचर इसका कैसा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली दो तरह के नेचर की होती है। एक तो होती है सेमी परमिएबल, एक तो इसका नेचर होता है परमिएबल, सेमी परमिएबल। और एक इसका नेचर होता है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल, दो तरह का नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम सेमी परमिएबल की बात करें तो सेमी परमिएबल क्या होते हैं, जैसे मान लो एक सेल है और बाहर से कोई भी चीज, मान लो जैसे बाहर से एक सॉल्यूशन है, बाहर से कोई सॉल्यूशन, बाहर कोई सेल के आसपास कोई सॉल्यूशन पड़ा है और सेल के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल वाटर है। ठीक है, वाटर या साइटोप्लाज्म है। तो ऐसी स्थिति में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर वो सेमी परमिएबल का काम कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है वो किसकी तरफ जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। और सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि जो आधी चीज को परमिएबल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पानी का गिलास है, पानी का गिलास अपने आप में क्या रहता है, सॉल्वेंट। अब हमने उस पानी के गिलास के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, यानी नमक ऐड कर दिया, ऊपर से हमने नमक डाल दिया। तो अब जो वाटर है वो वाटर नहीं होकर के क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब वो वाटर नहीं है, अब हमारे पास जो चीज है वो क्या है, सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन दो चीजों से हो रहा है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लो यहाँ पर सिर्फ वाटर नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सॉल्यूशन है लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पर सॉल्यूशन है लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी इतना कम सॉल्यूशन है कि हम इसको वाटर मान रहे फॉर एग्जाम्पल्स। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास दो एनवायरमेंट है और दोनों एनवायरमेंट के बीच में एक मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल का काम कर रही है और उस मेम्ब्रेन के एक साइड सॉल्यूशन है और एक साइड लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है या वाटर है, तो इन दैट केस वाटर इज ऑलवेज मूव टुवर्ड्स solution because water is act as solvent which have high concentration comparatively
दी ऑन दी अदर साइड्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी साइड जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सॉल्यूशन बना हुआ है। अब सॉल्यूशन बना है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अब ये वाटर यहाँ मूव कर रहा है। अब यहाँ से जो मोटर मूव करेगा, तो अगर हम इस डायरेक्शन, जैसे मान लो इसको ए डायरेक्शन मानते हैं और इसको बी मानते, तो ए से बी जो चीज जा रही है वो वाटर है, लेकिन बी से ए अगर कोई चीज जा रही है तो वो हमेशा कौन होगा, वो हमेशा एक, वो जो है वो हमेशा सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट और वाटर दो ही चीज होगी। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो अगर रुक रहा है, फॉर एग्जांपल्स कि अगर वो बी से ए में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में जो मेम्ब्रेन है वो किसका काम कर रही है, सेमी परमीबल। सेमी परमीबल का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन में दो चीज होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो वो सॉल्वेंट को तो लेके जा सकती, मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट को लेके तो जा सकती है, लेकिन सॉल्यूट को लेके नहीं जा सकती। तो इस नेचर्स को हम किस नाम से जानते हैं, सेमी परमीबल। तो सेमी परमीबल का सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल्स कि अगर मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में अगर दो चीजें हमारे पास है, एक तो है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर इस सेल के डायग्राम को थोड़ी देर साइड में रख के दूसरे डायग्राम के थ्रू बताते हैं, ठीक है। जैसे एक मेम्ब्रेन है, डायरेक्टली बता देता हूँ, एक मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन से मान लो कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है और यहाँ पर एक सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो सॉल्वेंट तो पास हो रहा है, लेकिन सॉल्यूट अगर पास नहीं होता है, सॉल्वेंट तो पास हो रहा है लेकिन सॉल्यूट पास नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, सेमी परमेबल। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ ओनली हाफ ऑफ मैटर एंड बाकी जो मैटर है वो नहीं जा रहा है, यानी एक चीज जा रही है, 50% चीज जा रही है और 50% चीज नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो जा रहा है लेकिन सॉल्यूट जो है वो रुक रहा है, यानी इन दोनों में से 50% पार्ट जा रहा है, 50% पार्ट नहीं जा रहा। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेमी परमेबल। लेकिन कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट भी है और एक सॉल्वेंट भी है। अब सॉल्वेंट तो पास हो ही रहा है क्योंकि सॉल्वेंट को कोई रोक ही नहीं सकता, सॉल्वेंट हमेशा जो है, सॉल्वेंट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा परमीबल होती है, इसलिए सॉल्वेंट तो जाएगा। लेकिन सॉल्यूट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट, पहले सॉल्यूट नहीं जा रहा था तो इसलिए हमने मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया, सेमी परमीबल, यानी आधी चीज जा रही थी और आधी अब भी। अब क्या होगा, सॉल्वेंट तो जा ही रहा है, सॉल्यूट अभी नहीं जा रहा है, लेकिन सॉल्यूट में दो तरह के पार्टिकल्स है। एक पार्टिकल ऐसे हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर सेल को नीड नहीं है, मान लो ये सेल है इस साइड, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, तो सेल को दो तरह के पार्टिकल, एक मान लो ब्लू कलर के पार्टिकल्स है और एक पार्टिकल्स मैं बता देता हूँ ब्लैक कलर के, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से अगर सेलेक्ट कर रही है कि ब्लू कलर के पार्टिकल की उनको नीड नहीं है तो वो यहाँ से लेके नहीं जाएगी, लेकिन ब्लैक कलर के पार्टिकल्स की नीड है, वो यहाँ से अंदर पास करा रही है। इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर रही है कि कौन सी चीज को वो अंदर लेके जा रही है। तो इस तरह का जो नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेलेक्टिव परमीबल। तो सेलेक्टिव परमीबल और सेमी परमीबल का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव एबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैटर, कि उसको कौन सी चीज अलाउ करनी है और कौन सी चीज अलाउ नहीं करनी है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपने को देखने को मिलता है, इसी को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। तो ये परमिएबिलिटी वाला जो प्रोसेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। अब नेचर्स के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नेक्स्ट बताते हैं कंपोजिशन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ठीक है। तो कंपोजिशंस की बात करते हैं, इसके संगठन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली तीन चीज पाई जाती है, एक को हम कहते हैं प्रोटीन, एक को हम कहते हैं लिपिड और एक को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक को हम कहते हैं प्रोटीन, एक को कहते हैं लिपिड और एक को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन होते हैं फंक्शनल, यानी फंक्शंस के आधार पर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, और एक प्रोटीन होते हैं एज ऑफ
एक्सट्रैक्शन, एज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब सेल से वो अलग हो रहे, सेल मेम्ब्रेन से ऐसे प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के बाद अलग हो रहे या नहीं हो रहे, इस टाइप के प्रोटीन जिसको हम लोग जो है एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं और एक फंक्शंस के आधार पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर फंक्शंस के आधार पर प्रोटीन की बात करें, यानी प्रोटीन क्या क्या काम कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो उसके आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल, यानी वो स्ट्रक्चर बना रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या फिर वो डिफेंस में मदद कर रहे हैं, डिफेंस यानी ऐसे प्रोटीन जो डिफेंस का काम करे, सुरक्षा का काम करे, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा कैरियर, कई ऐसे प्रोटीन है जो चैनल प्रोटीन का काम कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं किसी भी मटेरियल को। कुछ प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर का काम करते हैं, वो रिसेप्टर यानी पहचानने का काम करते हैं, सेल सिग्नल पाथवे बनाने का काम करते हैं, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन फंक्शंस के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर एज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करें, तो एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली किससे बनी है, लिपिड से, एक पीएम जो है वो लिपिड से बनी है। अब ऐसी स्थिति में कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो इस लिपिड की लेयर के अंदर पाए जाते हैं, उनको नाम देते हैं इंटरनल, और कुछ प्रोटीन जो है वो लिपिड की लेयर के बाहर पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक फंक्शंस के आधार पर और एक जो प्रोटीन डिवाइड किए गए हैं वो एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर। दो तरह के प्रोटीन हम यहाँ पर जो है देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड चार तरह की होती है। पहली लिपिड होती है फॉस्फोलिपिड, फर्स्ट लिपिड को हम क्या नाम देते हैं, फॉस्फोलिपिड। ऐसी लिपिड जो फॉस्फेट के साथ मिलकर के बनती है, जिसको हम लेसिथिन कह सकते हैं, सिफेलिन कह सकते हैं। एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाई लेयर है, जो दो लेयर स्ट्रक्चर्स है, वो फॉस्फोलिपिड से बनी। हमने एक डायग्राम यहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली, ये एक फॉस्फोलिपिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली जो है जो बाई लेयर स्ट्रक्चर बना रही है वो फॉस्फोलिपिड से बना रही है। लेकिन फॉस्फोलिपिड के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और लिपिड होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, यानी ऐसी लिपिड भी होती है जो ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर जो है शुगर से बन रही है, यानी लिपिड प्लस शुगर, जैसे सेरेब्रोसाइड्स है, सेरेब्रोगैंग्लियोसाइड्स है वगैरह, इस टाइप की लिपिड भी पाई जाती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरॉल्स होते हैं, जैसे कोलेस्टेरॉल वगैरह, और इसके अलावा स्पिंगोलिपिड्स पाए जाते हैं, स्पिंगोलिपिड्स। तो चार तरह के लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगी। लिपिड के बाद में अब लिपिड का मेन काम क्या है, तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेन लेयर है वो लिपिड से बनती है, दूसरा लिपिड वाटर से दूर रहता है। इसका मतलब बाहर के एनवायरनमेंट को, एक सेल है अगर उसकी सेल की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो अगर लिपिड से बनी है तो बाहर के एटमॉस्फेयर और अंदर के एटमॉस्फेयर को वो लिपिड क्या करती है, अलग करती है। ज़्यादातर प्रोटीन, ज़्यादातर हार्मोन जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो इट मीन्स उनको वो हमेशा दूर रखती है, यानी सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने का काम जो है लिपिड करती है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स 1% ही होते हैं किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसको हम सिएलिक एसिड के नाम से जानते हैं। कुछ हेक्सोज वगैरह जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, फ्यूकोज वगैरह जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट 1% ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लिपिड का जो कंटेंट है वो 40 से 60% होता है, यानी 40 से 60% लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जैसे आरबीसी की बात करें तो ह्यूमन के आरबीसी में लिपिड जो है वो 40% होता है। प्रोटीन जो है वो 60 से 70% प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की आरबीसी की बात करें तो उसमें 52% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी की स्टडी जो है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानने के लिए की गई थी कि उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसके थ्रू भी आरबीसी के बारे में बताया गया था। ये हमने आरबीसी का कंपोजिशन बताया, सेम ये पूरा कंपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम्स की बात करें तो ये डायग्राम जो है पूरा अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। इस डायग्राम के थ्रू हमें पता चल जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये तीनों कंपोजिशंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम हम वापस यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं। इस डायग्राम को अगर ढंग से देखें तो इस डायग्राम में ये तीनों ही चीज़ें दिख रही है, प्रोटीन भी दिख रहा है, हमें लिपिड भी दिख रहे हैं और हमें कार्बोहाइड्रेट भी दिख रहा है। ठीक है, पहला जैसे पहले स्ट्रक्चर्स अपने को हमने बताई प्रोटीन, तो ये ब्लू कलर की सारी स्ट्रक्चर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है। ठीक है, ये वाला जो प्रोटीन है
ये आपको जो प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन एक इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, जिसको इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। ये जो प्रोटीन दिख रहे हैं आपको बाहर वाले, ये एक्सटर्नल प्रोटीन है, ये वाले प्रोटीन है एक्सटर्नल। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाया, तो ये लगभग सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। डिफेंस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये वाला प्रोटीन जो है ग्लाइकोप्रोटीन, ये डिफेंस का काम कर रहा है। कैरियर का मतलब ऐसे प्रोटीन जो कैरी कर रहे हैं, तो ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन चैनल प्रोटीन। रिसेप्टर की बात करें तो कुछ प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर का भी काम करते हैं, जो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में लिपिड्स की बात करें तो जितना भी येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा भी इसमें लिपिड देखने को मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में सिएलिक एसिड है, तो ये देखो जो ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो स्ट्रक्चर साइड चेन दी हुई है, ये जो पिंक कलर की, वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट सिएलिक एसिड है जो यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। तो ये एक स्ट्रक्चर्स हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उसके बाद में फिर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉडल के, ठीक है, कि कौन कौन से मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिले। अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के मॉडल दिए। जैसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट है ओवरटन। ओवरटन नाम के साइंटिस्ट है, ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएम के बारे में सबसे पहले बताया कि पीएम जो है वो लिपिड की एक लेयर से बनी है, यानी इट कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की एक लेयर से बनी, वसा की एक परत से बनी, ये सबसे पहले बताया था ओवरटन ने। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट हैं गॉर्टनर और ग्रैंडेड मॉडल। ग्रैंडेड मॉडल, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाय लेयर से बनता है, यानी लिपिड की दो लेयर आती है। इन्होंने बताया कि एक लेयर से बनता है, और इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की दो लेयर से बनता है। उसके बाद में फिर साइंटिस्ट है डेवसन और डेनिली। इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको डेवसन डेनिली मॉडल, या इसको बटर सैंडविच मॉडल या पीएलएलपी मॉडल कहते हैं। तो डेवसन और डेनिली मॉडल, या उसको बटर सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। या इसको पीएलएलपी मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को किसने दिया था? डेवसन और डेनिली ने कहा था। इन्होंने ये कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर लिपिड की और दो लेयर प्रोटीन से बनती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड से नहीं बनती, उसमें प्रोटीन भी होते हैं। यानी इनके स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर तो होता है प्रोटीन, बाहर क्या होगा? प्रोटीन, और जिसको हम अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहते हैं, ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। उसके बाद बाहर दूसरी साइड भी एक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होगा, और इनके बाद में इन दोनों प्रोटीन के बीच में यहाँ पर जो है वो क्या प्रेजेंट होगी? लिपिड। यहाँ पर लिपिड प्रेजेंट होगी। तो बाहर प्रोटीन, अंदर लिपिड, और फिर बाहर प्रोटीन। तो इस तरह से इस मॉडल का नाम क्या हो गया? पीएलएलपी मॉडल। ये मॉडल किसने दिया था? डेवसन और डेनिली ने। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के चारों ओर ही नहीं है, बल्कि सेल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर भी पाई जाती है। इसलिए उन्होंने इस मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया। और इन्होंने ये भी बताया कि जो पीएलएलपी मॉडल है, इस पीएलएलपी मॉडल में जो प्रोटीन है वो अल्फा हेलिक्स नहीं होकर के कौन से होते हैं? बीटा हेलिक्स। इन्होंने कहा कि डेवसन और डेनिली मॉडल जो है वो सही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन जो प्रोटीन है वो अल्फा हेलिक्स नहीं होकर के कौन से होते हैं? बीटा हेलिक्स होते हैं। ये इन्होंने सुधार किया। इन सब के मॉडल के बाद जो सबसे लास्ट में मॉडल आया, जो आज तक वाइडली एक्सेप्टेड है, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इस मॉडल ने सब मॉडल को फेल कर दिया। इस मॉडल ने बताया कि जो प्रोटीन्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ नहीं होते, वो दोनों तरफ होते हैं, अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेन जो लेयर है, मेन जो परत है, वो प्रोटीन से नहीं बनती। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है कि प्रोटीन और लिपिड बराबर मात्रा में यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं, जिसमें लिपिड जो है वो कई एंगस्ट्रॉम तक फैला हुआ है यहाँ पर, यानी इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इससे
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले जितने भी जो मॉडल्स आए थे उन सब में ज़्यादातर जो डेवसन, डैनियली और जो रॉबर्टसन थे उन्होंने यही कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड होते हैं, लेकिन प्रोटीन का होता है बाहर और लिपिड होता है अंदर, ये बताया था। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक ऐसा मॉडल था जिसमें जो है जिसमें दो साइंटिस्ट है, सिंगर और निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। और इन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि प्रोटीन जो है वो बाहर नहीं होते, जबकि बाहर अंदर दोनों तरफ होते हैं। और मेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लेयर बनती है वो लिपिड से बनती है। और लिपिड हमेशा कैसी होती है? फॉस्फोलिपिड। वो बाइलेयर लिपिड होती है, जो पोलर और नॉन पोलर, उसका एक भाग पोलर होता है और एक भाग नॉन पोलर होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनती है और ये लिपिड जो है वो मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स किसने बताई थी? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर सिंगर और निकोलसन ने। तो सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको हम एक बना करके बताते हैं। जैसे देखो, सिंगर निकोलसन ने कहा कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक लिपिड होती है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड जो है वो इस टाइप से बनती है। ये जैसे लिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड इस प्रकार से यहाँ पर पीएम के अंदर पाई जाती है, इस प्रकार से। ये हमने देख लिया। अब सेम ये तो जैसे आउटसाइड हो गया। मान लो जैसे हम सेल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अपने पास सेल है, और एक और सेल में, एक सेल के अंदर दो मेम्ब्रेन है, मतलब एक मेम्ब्रेन है, दो लेयर होती है, ये देखो। तो अब इसके अंदर इस स्ट्रक्चर्स को हम जूम कर रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कर रहे हैं? जूम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको जूमिंग करें तो देखो, एक स्ट्रक्चर ये हो गई और एक स्ट्रक्चर इधर हो गई। एक स्ट्रक्चर यहाँ हो गई और एक स्ट्रक्चर इधर हो गई। ठीक है, तो अब ये दो लेयर हो गई, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ये डायग्राम में देखो, ये ऊपर वाली लेयर ये वाली हो गई और नीचे वाली लेयर ये वाली हो गई। अब ये जो लेयर हमने बनाई है, इस लेयर को हम कहते हैं लिपिड की बाई लेयर, ठीक है। इसका नाम है बाई लेयर ऑफ लिपिड, बाई लेयर ऑफ लिपिड। अब इस लिपिड की लेयर के अंदर अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो अभी बताया कि कुछ प्रोटीन अंदर होते हैं, कुछ प्रोटीन बाहर और कुछ बीच में होते हैं। तो देखो, जो प्रोटीन बाहर की तरफ है उनको हमने नाम दिया, जो प्रोटीन बाहर की तरफ है उनको नाम दिया एक्सट्रिंसिक। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन हो गया एक्सट्रिंसिक, इनका नाम हो गया एक्सट्रिंसिक, बाहर वाले प्रोटीन। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात कर सकते हैं। कुछ प्रोटीन लिपिड के अंदर होते हैं, इनको हम देते हैं नाम इंट्रिंसिक। ये इंट्रिंसिक हो गए, अंदर वाले प्रोटीन्स हो गए। कुछ प्रोटीन जो है वो बीच में चैनल के रूप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीच में एक चैनल के रूप में होते हैं, यहाँ पर होते बीच में, इधर। यहाँ पर एक चैनल के रूप में पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तीन टाइप के प्रोटीन बेस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन जो है वो एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो चैनल प्रोटीन है वो भी इंटरनल प्रोटीन का टाइप है, लेकिन फंक्शन के आधार पर उसको कैरियर प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रोटीन्स। इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा लिपिड हो गई और प्रोटीन हो गया। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ ही जुड़े होते हैं,
और जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं तो अब वो प्रोटीन जो है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया। और ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, इनका नाम हो गया कार्बोहाइड्रेट, इनको कहते हैं शुगर। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो ये। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस मॉडल को प्रोटीन आइसबर्ग मॉडल भी नाम दिया, प्रोटीन आइसबर्ग मॉडल। और क्यों नाम दिया था प्रोटीन आइसबर्ग मॉडल, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो लिपिड है वो एक समुद्र की तरह है और प्रोटीन एक ग्लेशियर की तरह जो उसमें पिघलते हैं। और लिपिड जो है वो टेम्परेचर्स के आधार पर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स शो करते हैं इसके अंदर, और प्रोटीन उसके अंदर आधा धसा हुआ रहता है। ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर्स में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की, नाम किसने दिया। इसके बारे में फिर हमने इसके नेचर्स के बारे में बताया कि ये सेमी परमीबल और सेलेक्टिव परमीबल होती है। एंड देयर आफ्टर हमने इसके कंपोजिशंस के बारे में बताया कि इसका कंपोजिशन यानी किससे मिलके बन गई। उसके बाद में फिर हमने इसके मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, जिसके अंदर हमने बताया। ठीक है, अगली क्लास जो मेरी अगला जो लेक्चर्स है, मैं हर संडे को 11-12 के लेक्चर पोस्ट करूंगा। नेक्स्ट संडे को मेरा जो लेक्चर्स होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को लेके और उसके मॉडिफिकेशंस को लेके होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से मॉडिफाइड होकर के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती है और अलग अलग तरह के काम करती है। साथ ही साथ हम इसके फंक्शंस को लेकर के और इंटरसेलुलर जंक्शंस को लेकर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कंटिन्यू जो है देखें और साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें चैनल, और भी लोगों को कहें कि चैनल को जल्दी से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।